अलंकार। अलंकार का सामान्य अर्थ होता है आभूषण, और आभूषण का हम अर्थ लेते हैं शोभा बढ़ाना। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषणों से बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकारों से बढ़ती है। तो अलंकार शब्द का वाच्यार्थ होता है आभूषण। अलंकार का जो वाच्यार्थ होता है, अलंकार जो शब्द है इसका जो वाच्यार्थ होता है उसे कहते हैं आभूषण। और आभूषण का अर्थ निकालते हैं हम शोभा बढ़ाने वाले। जो शोभा बढ़ाते हैं उन्हें कहते हैं आभूषण। अब जब आभूषण तन की शोभा बढ़ा, इस प्रकार आभूषण में किसी स्त्री की शोभा बढ़ाते हैं, तो उसी प्रकार काव्य शास्त्र में जब अलंकार को प्रयोग करते हैं तो काव्य की शोभा बढ़ती है। इसका सामान्य अर्थ लेते हैं, जिस प्रकार स्त्री की शोभा अलंकारों से आभूषणों से बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। ये उसका हुआ सामान्य अर्थ। अब इसकी संस्कृत के आचार्यों ने परिभाषाएं दी हैं, इनमें से हम एक परिभाषा देखेंगे। तो आचार्य दंडी ने अलंकार की परिभाषा दी है, काव्य शोभाकरान अलंकार प्रचते। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व अलंकार कहलाते हैं, जिसे हम काव्य शोभाकरान अलंकारान प्रचते। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व अलंकार कहलाते हैं। तो इसे हम लिखेंगे काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व अलंकार कहलाते हैं। काव्य की शोभा किससे बढ़ती है? अलंकारों से। अगर अलंकारों का प्रयोग नहीं किया गया तो काव्य में इतनी सुंदरता नहीं आएगी। इसलिए अगर हमें काव्य लिखना है, काव्य को अच्छा बनाना है, पाठकों और श्रोताओं तक अच्छी कविता पहुंचानी है, उनके हृदय को प्रसन्न करना है, तो हमें काव्य में अलंकारों का प्रयोग जरूरी है। बिना अलंकार के काव्य की सुंदरता नहीं बढ़ेगी। अब आते हैं अलंकार के भेद। अलंकार के भेद या प्रकार। अलंकार के दो भेद बताए गए हैं। पहला है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। दो है, पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। जब कविता में किसी शब्द में चमत्कार होता है, किसी शब्द के माध्यम से कविता की शोभा बढ़ती है, उसे कहते हैं शब्दालंकार। और दूसरा है अर्थालंकार। अर्थ के आधार पर जब किसी कविता की या काव्य की शोभा बढ़ती है तो उसे शब्दालंकार अर्थालंकार कहते हैं। जैसे कि अब शब्दालंकार का उदाहरण लेते हैं, कनक ते सौगुनी मादक का लिखा। ये शब्द है, दो शब्दों में चमत्कार है, काव्य की शोभा बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पर इन दोनों शब्दों में, कनक शब्द में क्या है?
शब्द अलंकार है। एक कनक का अर्थ होता है सोना धतूरा और एक शब्द का अर्थ होता है सोना। अब शब्द में चमत्कार होने के कारण यहाँ पर क्या है शब्द अलंकार है। और दूसरा लेते हैं हम अर्थ अलंकार। मुख कमल के समान सुंदर है। आज हम हिंदी का पहला टॉपिक लेते हैं अलंकार। अलंकार का सामान्य अर्थ होता है आभूषण, और आभूषण का हम अर्थ लेते हैं शोभा बढ़ाना। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषणों से बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकारों से बढ़ती है। तो अलंकार शब्द का वाच्यार्थ होता है आभूषण। अलंकार का जो वाच्यार्थ होता है, अलंकार जो शब्द है इसका जो वाच्यार्थ होता है उसे कहते हैं आभूषण। और आभूषण का अर्थ निकालते हैं हम शोभा बढ़ाने वाले। जो शोभा बढ़ाते हैं उन्हें कहते हैं आभूषण। अब जब आभूषण तन की शोभा बढ़ा, इस प्रकार आभूषण में किसी स्त्री की शोभा बढ़ाते हैं, तो उसी प्रकार काव्य शास्त्र में जब अलंकार को प्रयोग करते हैं तो काव्य की शोभा बढ़ती है। इसका सामान्य अर्थ लेते हैं, जिस प्रकार स्त्री की शोभा अलंकारों से आभूषणों से बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। ये उसका हुआ सामान्य अर्थ। अब इसकी संस्कृत के आचार्यों ने परिभाषाएं दी हैं, इनमें से हम एक परिभाषा देखेंगे। तो आचार्य दंडी ने अलंकार की परिभाषा दी है, काव्य शोभाकरान अलंकार प्रचते। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व अलंकार कहलाते हैं, जिसे हम काव्य शोभाकरान अलंकारां प्रचते। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व अलंकार कहलाते हैं। तो इसे हम लिखेंगे काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व अलंकार कहलाते हैं। काव्य की शोभा किससे बढ़ती है? अलंकारों से। अगर अलंकारों का प्रयोग नहीं किया गया तो काव्य में इतनी सुंदरता नहीं आएगी। इसलिए अगर हमें काव्य लिखना है, काव्य को अच्छा बनाना है, पाठकों और श्रोताओं तक अच्छी कविता पहुंचानी है, उनके हृदय को प्रसन्न करना है, तो हमें काव्य में अलंकारों का प्रयोग जरूरी है। बिना अलंकार के काव्य की सुंदरता नहीं बढ़ेगी। अब आते हैं अलंकार के भेद। अलंकार के भेद या प्रकार। अलंकार के दो भेद बताए गए हैं। पहला है शब्द अलंकार और दूसरा होता है अर्थ अलंकार। दो है, पहला है शब्द अलंकार, दूसरा है अर्थ अलंकार। जब कविता में किसी शब्द में चमत्कार होता है, किसी शब्द के माध्यम से कविता की शोभा बढ़ती है, उसे कहते हैं शब्द अलंकार। और दूसरा है अर्थ अलंकार। अर्थ के आधार पर जब किसी कविता की या काव्य की शोभा बढ़ती है तो उसे
शब्द अलंकार अर्थ अलंकार कहते हैं। जैसे कि अब शब्द अलंकार का उदाहरण लेते हैं, कनक कनक ते सौ गुनी मादक का लिखा। ये शब्द है, दो शब्दों में चमत्कार है, काव्य की शोभा बढ़ रही, इसलिए यहाँ पर इन दोनों शब्दों में कनक शब्द में क्या है, शब्द अलंकार है। एक कनक का अर्थ होता है सोना धतूरा और एक शब्द का अर्थ होता है सोना। अब शब्द में चमत्कार होने के कारण यहाँ पर क्या है, शब्द अलंकार है। और दूसरा लेते हैं हम अर्थ अलंकार। मुख कमल के समान सुंदर है। दूसरा उसका वेद है अलंकार का अर्थ अलंकार। जब कविता काव्य में अर्थ के आधार पर चमत्कार होता है या शोभा बढ़ती है तो वहां होता है अर्थ अलंकार। इसे हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। मुख कमल के समान सुंदर है, एक पंक्ति है, मुख कमल के समान सुंदर है। अब इसमें पूरा उदाहरण है, जो उसके पूरे अर्थ को निकाल के तब हम इसमें चमत्कार दिखाई देगा कि मुख क्या है, कमल के समान सुंदर, इसलिए यहाँ पर अर्थ अलंकार है। मुख कमल के समान सुंदर है। मुख कमल, इसलिए मुख कमल के समान सुंदर है, इसलिए इसमें अर्थ अलंकार है। ये उपमा अलंकार का उदाहरण है जिसे हम आगे पढ़ेंगे। अब 12वीं क्लास के हिसाब से हम अलंकार जो हमारे अलंकार है उनमें से उन्हीं अलंकारों को पढ़ेंगे, बाकी अलंकारों को अभी हम नहीं पढ़ेंगे। तो पहला उदाहरण लेते हैं, पहला अलंकार लेते हैं हम अन्योक्ति अलंकार। इसका दूसरा नाम भी है अप्रस्तुत प्रशंसा। इसका दूसरा नाम है अप्रस्तुत प्रशंसा। और वैसे देखेंगे अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन जहां किया जाता है वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। जब अप्रस्तुत के वर्णन के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाए। जब अप्रस्तुत के वर्णन के माध्यम से प्रस्तुत का बोध कराया जाता है वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। यहाँ दो शब्द हैं, अप्रस्तुत और एक होता है प्रस्तुत। प्रस्तुत का अर्थ लगाते हैं जो वर्णन का विषय है। प्रस्तुत का अर्थ क्या होता है, जो वर्णन का विषय है। कवि कविता में इसका वर्णन करना चाहता है उसे कहते हैं अप्रस्तुत, सॉरी प्रस्तुत। जो वर्णन का विषय है, कवि जिसका वर्णन करना चाहता है उसे कहते हैं प्रस्तुत।
इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। माली आवत देख के कलियन करी काम, फूले फूले चुन लिए। काल हमारी बात। माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बात। अब कभी ये तो हो गया अप्रस्तुत कथन, लेकिन जो कवि वास्तव में जिसका अर्थ को श्रोताओं तक या पाठक तक पहुंचाना चाहता है वो इसका अर्थ है प्रस्तुत। तो अप्रस्तुत के माध्यम से इससे माली और फूलों के माध्यम से, जैसे कि फूल बगिया में बाग में जब फूल खिलते हैं और माली आता है तो फूल आपस में सोच रहे हैं कि माली हमें तोड़ने के लिए आ रहा है। जो फूले हुए पूरी तरह से खिले हुए फूल हैं वो कह रहे हैं कि आज माली हमें तोड़ने आ रहा है, लेकिन जो कलियां हैं वो पुकार करने लग रही हैं कि आज तो फूले हुए फूलों को ये तोड़ ले जाएगा, कल हम भी फूल बन जाएंगे तो ये हमें भी तोड़ ले जाएगा। तो इसका ये तो हो गया अप्रस्तुत। प्रस्तुत इसका अर्थ है जैसे कि एक तो जवान हुए और एक हुए बूढ़े। तो जवान जो हैं वो सोच रहे हैं कि जो मौत है, जो काल है, वो इन वृद्ध अवस्था में जो लोग हैं उनको ले जाएगा, और जब हम जवान से बुढ़ापे में जाएंगे तो हमें भी काल की ग्रास में जाना पड़ेगा। तो माली और फूल के माध्यम से कभी काल के आने के, माली ये क्या है, काल, और जो फूल हैं वो कौन है, जिनकी मृत्यु निकट है, और कली ये नहीं, कली कौन है, नौजवान। तो नौजवान सोच रहे हैं कि मृत्यु ने, काल ने, जो काल के निकट हैं वो जो बूढ़े लोग हैं वो आ रहे, काल उनको अपना साथ ले जा रहा है, और कल हम जब जवान होंगे। दूसरा उदाहरण लेंगे हम, दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास लिखा। अली कली सो बिंदो पड़ो। आगे कौन होगा, उदाहरण है नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास काल अली कली सो बंधो पड़ो, आगे कौन होगा। अब कभी ये पंक्तियां हैं बिहारी जी की। बिहारी जी फूल कच्ची कली, जो फूल की कली होती है, और भौरे के माध्यम से राजा जयसिंह, जयपुर के राजा जयसिंह हुए थे, उनको आगाह कर रहे हैं। जिस प्रकार एक भौरा कली के ऊपर इतना आसक्त है, जो अभी खिलकर, जो अभी कच्ची कली है, तो अब तक इतना आसक्त है, जब ये कली खिलकर फूल बन जाएगी जो तेरा क्या हाल होगा। तो ये तो हो गया अप्रस्तुत कथन। इसका जो प्रस्तुत कथन है जो कवि पहुंचाना चाहता है श्रोताओं तक, वो है जयसिंह और उसकी रानी का, कि जब
राजा जयसिंह की नई नई शादी हुई थी, नई रानी आई थी, तो उसके प्रेम में इतना आसक्त हो गया कि वो बाहर नहीं निकलते थे। तो उनको जागृत करने के लिए, उनको चेताने के लिए कवि ने यह पंक्ति अन्योक्ति के माध्यम से उन तक पहुंचाई और इसको पढ़ते, इसका अर्थ निकाल के, जो इसका प्रस्तुत अर्थ है उसके माध्यम से उन पर असर पड़ा और वो बाहर राजकाज काम करने लगे। तो ये हुआ हमारा अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण। दूसरा अलंकार लेंगे दृष्टांत। दृष्टांत अलंकार परिभाषा देखेंगे। जब एक बात कहकर उससे मिलती जुलती दूसरी बात पहली बात को उदाहरण के रूप में कही जाए और दोनों कथनों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। परिभाषा देखेंगे। जब एक बात कहकर दूसरी बात उदाहरण के रूप में कही जाए तथा दोनों बातों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। दो बात कही जाएंगी, एक बात दूसरी बात के उदाहरण के रूप में कही जाए। जब एक बात कहकर उससे मिलती जुलती और उससे मिलती जुलती जब एक बात कहकर उससे मिलती जुलती दूसरी बात उदाहरण के रूप में कही जाए, पहले तो एक बात कहेंगे, उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाएगी और दोनों बातों में, दोनों कथनों में बिंब प्रतिबिंब का किसी न किसी रूप में बिंब प्रतिबिंब का भाव होगा। दोनों की जो समानता होगी वो बिंब प्रतिबिंब के भाव के अनुसार होगी। तो वहां कौन सा होता है? दृष्टांत अलंकार होता है, जिसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। कन कन जोरे मन जोड़े। खावत बूंद बूंद से घट बढ़े, बूंद बूंद से घट बढ़े, टपकत रीतो होए। ये पहली बात हो गई, ये हो गई दूसरी बात। अब एक बात कहकर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए और दोनों में बिंब प्रतिबिंब का भाव यहां पर हमें दिखाई देगा। कण कण जोरे मन जोरे, यानी कि एक एक दाने को या कण को जोड़कर क्या बनता है? मन बनता है। मन यानी कि 40 किलो, 40 किलो की से क्या बनता है? एक मन बनता है। जब एक एक कण को जोड़कर हम क्या बनाते हैं? एक मन बनाते हैं। या
एक एक दाने को जोड़कर हम क्या करते हैं, बहुत सारा अन्न या खाने के लिए हमें अन्न इकट्ठा करते हैं, और वही अन्न जो हमारा हमने इकट्ठा किया पूरी साल, वो हमें धीरे धीरे खा कर उसको हमें खत्म कर देते हैं। उसी प्रकार ये तो हो गई पहली बात। इसके उदाहरण के रूप में इस बात को समझाने के लिए हमने ये उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही है कि बूंद बूंद से घट बढ़े। एक एक बूंद से क्या होता है, घड़ा बढ़ता है, और एक एक बूंद से जब घड़ा बढ़ गया तो वो टपक टपक के खाली भी हो जाता है। तो यहाँ पर इकट्ठा करना, कण कण जोड़े मन जोड़े, यानी कि एक एक कण को जोड़कर हमने क्या बनाया, मन बनाया। इधर बूंद बूंद से क्या भरा, हमने घट भरा। तो यहाँ ये बात और ये बात। दूसरा, खाने से वो खाली हो रहा है, इधर टपकने से भी वो घड़ा खाली हो रहा है। तो इन दोनों बातों में बिंब प्रतिबिंब का भाव है। ये बात इसके उदाहरण के रूप में कही गई है। इस कारण इन दोनों में, इस उदाहरण में क्या है, दृष्टांत अलंकार है। दूसरा उदाहरण, अगर इसको इससे समझ नहीं आता है तो दूसरा उदाहरण देखेंगे। दूसरा उदाहरण है, करत करत अभ्यास से, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान। ये हो गई हमारी पहली बात। अब इस बात को उदाहरण के द्वारा दूसरी बात से समझाएंगे। रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान, सिल पर परत निशान। इसको समझेंगे कैसे कि अभ्यास करने से, रोजाना किसी चीज का, किसी कार्य का बार बार जब हम अभ्यास करते हैं तो उस अभ्यास के द्वारा जो जड़मती बुद्धि वाले लोग होते हैं, जिनकी बुद्धि क्या है, बिल्कुल जड़ है, वो भी क्या बन जाते हैं, विद्वान बन जाते हैं। किसी चीज का हम बार बार अभ्यास करते हैं, अब पढ़ने से, बार बार पढ़ने से कोई चीज हमारी क्या जाती है, स्थायी हो जाती है। तो बार बार अभ्यास करने से तो जड़मती होते हैं, वो भी क्या जाते हैं, सुजान यानी कि विद्वान बन जाते हैं। किस प्रकार, ये है इसके उदाहरण के, इस उदाहरण के द्वारा हम इसको समझेंगे। रसरी, जो रस्सी होती है वो बार बार ऊपर नीचे होती है, किस पर, शिला पर, तो उस पर भी क्या पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं। जैसे कोई रस्सी बार बार किसी शिला के ऊपर आती जाती है तो उस पर निशान पड़ जाते हैं। अगर हम किसी चीज का, किसी वस्तु का, किसी कार्य का बार बार अभ्यास करते हैं तो वो चीज भी अपनी स्थायी हो जाती है। कैसे कि रस्सी के आने जाने से जिस प्रकार शिला पर निशान पड़ते हैं, उसी प्रकार किसी का बार बार अभ्यास करने से जड़मती लोग होते हैं, वो भी विद्वान बन जाते हैं। तो इन दोनों उदाहरणों में, जो पहले उदाहरण और ये उदाहरण, इन दोनों उदाहरणों के माध्यम से हमने समझा कि दृष्टांत अलंकार की परिभाषा हमारी पूरी सिद्ध होती है कि एक बात कहकर उससे मिलती जुलती दूसरी बात पहली बात के उदाहरण के रूप में कही जाती है, तो वहां दृष्टांत अलंकार होता है। तो आज हमने दो अलंकार पढ़े, अन्योक्ति अलंकार और दृष्टांत अलंकार। ये दोनों ही अलंकार अपने 12वीं क्लास के हिंदी साहित्य में, सिलेबस में, जिन्हें हमें अच्छी तरह से पढ़ना है, पढ़ा है और समझ में आया होगा।